यस, तो हमने डिटर्मिनेंट्स में 4 एक्सरसाइज तक कर लिया है एंड लास्ट टॉपिक हमारा बाकी है। तो पहले लास्ट टॉपिक का कंसेप्ट समझते हैं। ओके, देन यू ट्राई न्यूमेरिकल। एक्चुअली एक कहने की बात ये है कि अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो थोड़ा हमारा सिलेबस फास्ट भी जा रहा है। तो सपोज मैं समझा दे रहा हूँ तुम्हें और फिर तुम कर रहे हो, और जो डाउट्स है वो डाउट्स अगर हम सॉल्व कर रहे हैं, ओके। अदरवाइज मैं सारे, जैसे फर्स्ट चैप्टर में हमने मोस्टली स्टार्टिंग वैसे किया था कि सारे ही न्यूमेरिकल में बोर्ड पे कर रहा हूँ, ओके। उसमें भी किए ही थे, लेकिन यहाँ पर अगर हमारा सपोज हमने बहुत ज़्यादा एक के बजाय 2 टॉपिक डिस्कस कर लिए और उसके अगर न्यूमेरिकल तुम खुद प्रैक्टिस कर रहे हो एंड घर पर भी प्रैक्टिस कर रहे हो और तुम्हें पूरी एक्सरसाइज में से एक ही नहीं आ रहा, सो दैट आई विल टेल यू। अदरवाइज इससे होगा क्या, देखो एक बार तुम्हें करना तो है ही, भले ही मैं सारे कर रहा हूँ, तुम्हें खुद तो अपने हिसाब से करना ही है, तभी ब्रेन वर्क करेगा कि अच्छा इसको ऐसे करते हैं। ये तो तुम सिर्फ देख रहे हो, समझ रहे हो, लेकिन खुद करने से उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, वो तो करना ही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि डायरेक्टली पहले ही तुम ही ट्राई कर रहे हो, मेरे से समझने से पहले ही डायरेक्टली तुम ही ट्राई कर रहे हो और वो हो जा रहा है, तो उसमें एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा, हो जा रहा है। और कोई 1 2 3 4 जितने भी ना आए वो हम डिस्कस कर लेंगे, ओके, सो दैट इज गुड। चलो, तो हमारा लास्ट टॉपिक बाकी है, क्या हुआ? नोट्स, वेरी गुड। हाँ कोई बात नहीं, चलेगा, अपने को ऐसा कुछ है ही। हाँ, सो कहने का मीनिंग ये था कि हमने मोस्टली सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। हमने पूरा मैट्रिक्स कवर किया सबसे पहले, उसके बाद हम डिटर्मिनेंट्स देख रहे हैं और मैट्रिक्स पूरा चैप्टर हो गया। डिटर्मिनेंट्स का भी सारे टॉपिक्स देख लिए एक्सेप्ट 1 जो अभी आज हम देखने वाले हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या बोर्ड में कहीं पर भी मैट्रिक्स का एज वेल एज डिटर्मिनेंट का नॉलेज स्टूडेंट्स का चेक करना हो तो पेपर सेटर की पहली चॉइस होती है ये टॉपिक। क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स का कंसेप्ट इसमें आ गया, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स का कंसेप्ट इसमें आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालना है, एडजॉइंट ऑफ एनी मैट्रिक्स कैसे निकालना है वो कंसेप्ट भी इसमें आ जाएगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकालनी है वो कंसेप्ट भी इसमें आ जाएगा, एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे निकालना है वो कंसेप्ट भी इसमें आ जाएगा। तो सारे मेजरली कंसेप्ट ये एक ही टॉपिक में आ रहे हैं। दैट्स वाई पेपर सेटर का फेवरेट टॉपिक तो नहीं बोल सकते, लेकिन मुझे तुम्हारा मैट्रिक्स का और डिटर्मिनेंट का नॉलेज चेक करना है तो मैं एक ही न्यूमेरिकल दूंगा, वो अगर तुम्हारा एकदम सही हो गया मतलब कि तुम्हें सारे पहले के कंसेप्ट भी सारे क्लियर है। जैसे कि मिसेलेनियस में क्वेश्चंस होते हैं कि पूरे सारे कंसेप्ट पढ़ लिए और लास्ट में मिसेलेनियस एक्सरसाइज, मतलब सारे टॉपिक्स का मिक्सचर। अब अगर वो हो गया मतलब तुम्हारा चैप्टर हो गया है कंप्लीट, ओके। तो ये टॉपिक भी वैसा ही है। स्टार्ट करते हैं, क्या बोल रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्राइसिस। तो मैट्राइसिस और डिटर्मिनेंट की एप्लीकेशन क्या है? अगेन जो मैट्राइसिस के और मैट्रिक्स के लास्ट एक्सरसाइज, लास्ट मिसेलेनियस एंड सेकंड लास्ट एक्सरसाइज में जो हमने एप्लीकेशन बेस्ड न्यूमेरिकल देखे थे, जिसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता था कि भाई मार्केट 1 में इतने चीज़ें बेची और मार्केट 2 में इतने चीज़ें बेची, तो टोटल रेवेन्यू कितना हुआ, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, पर पीस प्रॉफिट गिवन है, ये वो। तो वो एप्लीकेशन हो गई, ओके, कि अगर निकालना है तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट की हेल्प से हम वो कैसे निकालें, ओके, वो एक केस है, यही उसकी एप्लीकेशन है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कंसिस्टेंट एंड सिस्टम एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम, उसको अभी हम देखते हैं। तो एप्लीकेशन में क्या है जो मैंने तुम्हें बताया, ओके, जो मैट्रिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, यही उसकी एप्लीकेशन है। मतलब ऐसे क्वेश्चंस, रियल लाइफ क्वेश्चंस जब हमें सॉल्व करने हो तो हम उसकी मैट्रिक्स की और डिटर्मिनेंट की हेल्प से कर सकते हैं। अगेन कैसे कर सकते हैं, हमें जो गिवन था एप्लीकेशन में प्रॉब्लम स्टेटमेंट गिवन था, तो मैंने तुम्हें हिंट क्या दी थी, पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को एल्जेब्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लो, ओके, जो एल्जेब्रिक इक्वेशन है उसमें कन्वर्ट कर लो और फिर एल्जेब्रिक इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना इजी हो जाएगा और तुम्हें पता भी चलेगा कि क्या लाना है, 2x2 लाना है, 3x3 लाना है, क्या लाना है, ओके।
सो वो हमने देखा था। सो वैसे ही यहाँ पर भी सबसे पहले हम एल्जेब्रिकली ट्राई करते हैं। ये क्यों है अचानक उसके हिसाब से? So चलो भाई, हाँ। सो सबसे पहले जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसको हमें अलजेब्रिक इक्वेशन में लिखना है। तो अगर 2x2 हो वो तो हम एक्चुअली ये पूरा हम 10th में पढ़ चुके हैं। जैसे कि इक्वेशन है हमारे पास ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये एक इक्वेशन है, ओके। ये हमारे पास एक इक्वेशन है। वैसा दूसरा भी इक्वेशन है एक, जैसे a1x है, ये b1 और ये c1। तो हमारे पास दूसरा भी है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। अभी हमें बताइए, अगर अननोन 3 है इक्वेशन भी 3 चाहिए, अननोन 2 है तो इक्वेशन भी मिनिमम उतने चाहिए, ज्यादा हो तो चलेगा। यहाँ पे अननोन क्या है? x y। यहाँ पर अननोन a b c तो क्या है? कोएफिशिएंट है। सो x और y दो अननोन है, यहाँ पर भी दो अननोन है और दो इक्वेशन है, सॉल्व हो जाएगा। ओके, अब अगर 3 हो तो 3, जैसे कि हमारा a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल्स टू 0 और इज इक्वल्स टू d1। ओके, व्हाटएवर, देन कोई कांस्टेंट भी होगा या तो 0 होगा। ओके, फिर ऐसे ही अगर ऐसे है तो यहाँ पे अब कितने वेरिएबल हो गए? 1 2 और 3। तो 3 अननोन है तो हमें कितने इक्वेशन चाहिए? 3 इक्वेशन चाहिए। अच्छा, अब 2 इक्वेशन हो, 3 इक्वेशन हो तो इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, हमारा सॉल्यूशन आ गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि सर ये क्यों आया? फिर इक्वेशन तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, डिफरेंट मेथड्स है, उससे सॉल्व करते ही है। हाँ, बात सही है, उससे सॉल्व करते ही है। कभी कभी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस कैलकुलेशंस हो, ओके, तो पर्टिकुलरली जो वो मेथड है एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वैसे ये भी एक मेथड है, तो हम इसका यूज करके भी वो लीनियर इक्वेशंस और व्हाटएवर इक्वेशंस जो गिवन हो वो सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने ये पढ़ लिया मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, वो हमें आ रहा है या नहीं आ रहा है वो चेक कर रहे हैं, इसलिए हम सॉल्व करते हैं इससे। अदरवाइज उससे भी तुम सॉल्व करोगे सेम आंसर आने वाला है। पर अगर डिटरमिनेंट में क्वेश्चन पूछे तो यही इसी से सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ, मतलब 12th में तो तुम्हें इसी से करना है। ओके, एल्जेब्रिक मेथड, हमारी जो सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया प्रैक्टिकल कि अगर ऐसा कोई एग्जाम सपोज JEE में पूछ लिया तो वहां तुम्हें तो वहां ये BCD में से चूज करना है। अभी तुम कोई भी मेथड करके आओ, तुम्हें तो सिर्फ आंसर चूज करना है। ओके, तो कहने का मीनिंग क्या है? मैट्रिक्स तुम्हें आता है या नहीं, तो ये इक्वेशन को हम मैट्रिक्स से, डिटरमिनेंट एंड विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट एंड मैट्रिक्स से सॉल्व करेंगे, आंसर सेम ही आने वाला है। तो वैसे जैसे वो मेथड्स है वैसे एक ये और मेथड है। अंडरस्टूड? तो मन में ऐसे अंदर डाउट ना रह जाए कि भाई ये क्यों, मतलब वहां से सॉल्व कर ही सकते हैं तो ये क्यों? तो वैसे तो सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व कर ही सकते हो, इलिमिनेशन क्यों? वैसे तो इलिमिनेशन से भी सॉल्व कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्यों? क्योंकि आंसर तो सेम ही आने वाले हैं। तो डिफरेंट मेथड क्यों? क्योंकि डिफरेंट हर ताले को खोलने के लिए अलग अलग चाबी होती है। ओके, एक ही चाबी से तुम सब कुछ खोलने जाओगे तो नहीं होगा। वैसे ही अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम हमें मेथड यूज करनी है। ऐसा नहीं कि हमें बस मैथ्स करना आता है, हमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आता है तो हम सॉल्व कर देंगे। अरे उसमें भी डिफरेंट मेथड्स है, वो सारी आती है क्या? अंडरस्टूड? ओके, तो ये हम सीखने वाले हैं। अब
यहाँ जो हम सीखने वाला है, तो मतलब कि हमें इक्वेशन गिवन होंगे, अगर गिवन नहीं है तो बनाने पड़ेंगे। सिंपल है, लास्ट एक्सरसाइज मैट्रिक्स में बनाए थे हमने, वैसे ही यहाँ बनाने। इक्वेशन कैसे बनाएंगे जब गिवन ही नहीं है? प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो गिवन होगा ना, प्रॉब्लम स्टेटमेंट के ऊपर से इक्वेशन बनाएंगे। ओके, सो सपोज हमें ऐसे इक्वेशन गिवन है a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल्स टू d1, या माइनस d1 लिखो या प्लस d1 लिखो, जो लिखना हो वो, लेकिन एक इक्वेशन है हमारे पास। वैसे 3 इक्वेशंस है हमारे पास। कितने? 3 है। तो देखो हमने मैट्रिक्स बनाया कोएफिशिएंट का से a, ओके गिवन ही है तो फिर मैं इतना ज्यादा लिख नहीं रहा हूँ, से a। तो a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, और जो हमें ये x, हमें क्या करना है, इक्वेशन को सॉल्व करना है। इक्वेशन को सॉल्व करना मतलब क्या, x y z की वैल्यू फाइंड करना। तो यहाँ मैंने x ले लिया, x y z। यहाँ हम b ले रहे हैं कांस्टेंट का, d1 d2 d3। ओके, अब क्वेश्चन हो सकता है सर ये ऐसे ही लेना है, नहीं, वो तुम्हें सेट करना है, तुम्हें सेट करना है कि कैसे लेना है। अगर मैं मेरा x ऐसे ले लूं, x y z, ये क्या हुआ, 1 क्रॉस 3। मेरा a है वो कौन सा है, 3 क्रॉस 3। ये नंबर और ये नंबर ऑर्डर सेम आए तभी तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मतलब तुम x को ऐसे लिखोगे तो लिख तो सकते हो, लेकिन मल्टीप्लिकेशन फिर नहीं कर सकते। सर उसका क्या बनेगा, जो हमने 2 वैल्यू लगा लिया, 2 वैल्यू डाले तो 2 वैल्यू बनेगी। a1 अभी न्यूमेरिकल मैं थर्ड वाले में पूछ रहा हूं, थर्ड वाले में c1 c2 आएगा कि 0 0 आएगा? अगर 2 ही इक्वेशन है तो हाँ तो 0 0, थर्ड वाला मतलब फिर 2 क्रॉस 2 बनाएंगे। नहीं, वो थर्ड मैट्रिक्स है ना यहाँ पर, हाँ ये तो थर्ड मैट्रिक्स हाँ। है, क्या कांस्टेंट वाली है, करेक्ट है ना? तो 0 नहीं गिवन है तो 0। नहीं यहाँ पे c1 c2 गिवन है ना, यहाँ पे c1 c2 गिवन है, लेकिन c1 c2 की वैल्यू 0। a b c1 तो ये है, c1 c2 तो यहाँ है ना, ये c1 ये c2 ये c3, तुम तो इसकी बात कर रहे हो ना। ये तो इक्वल टू के बाद वाली। हाँ तो यहाँ पर d1 कहाँ है, देखो मैंने 0 लिया है। हाँ मैं 0 0 आ रहा है, तो 0 कांस्टेंट अगर होगा तो कांस्टेंट आएगा, और नहीं होगा तो 0 0। डन, ओके। सो x y z d1 d2 d3। अब जैसे मैंने बताया कि इसका ऑर्डर तुम्हें चूज करना है। ओके, तो फिर मैं अगर ऐसा चूज करूंगा तो भी बनेगा वो क्या, 3 क्रॉस 1, तब जाके ये 3 और ये 3 मैच कर रहा है। ठीक है, अब उनका मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो आंसर कैसे होगा, ये 3 क्रॉस 1। तो तुम्हारा आंसर जो आएगा वो कैसे आएगा, 3 क्रॉस 1। 3 क्रॉस 1 मतलब ऐसे x, तो ये 3 क्रॉस 1, ये आंसर। सर इसका मैट्रिक्स कैसे बनेगा? बनाते हो, ये समझ में आ गया। ओके, तो ये आएगा x y z। डन, पक्का समझ में आ गया। तो ये तुम्हें अभी देखो यहाँ पे क्या आया है तुम्हारा, ये जो आंसर आएगा 3 क्रॉस 1, मतलब ये 3 क्रॉस 1 आया, तो इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या है हमारा 3 क्रॉस 1 ही है, तभी तो इक्वल टू बोल सकते हैं। ओके, अदरवाइज इक्वल टू भी बोल सकते नहीं है। तो ये तुम्हें, इसमें तो सब कुछ गिवन है। ओके, तो तुम इस तरह से ही लोगे, लेकिन इस तरह से हम क्यों लेते हैं वो हमने मैट्रिक्स की लास्ट एक्सरसाइज में भी देखा था। हम ले तो ऐसे भी सकते हैं, लेकिन उससे हमें आंसर मिलेगा नहीं। दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग लाइक दिस। ओके चलो, हाँ बोलो क्या बोल रहे थे। सर इसका मैट्रिक्स तो 3 क्रॉस 3 और 2 क्रॉस 1 बनेगा ना? नहीं, ये तो मैंने 2 लिखे हैं ना इक्वेशन। यहाँ पर मैं ऐसा बोल दूं कि ये कांस्टेंट है, देखो ax1 by1 a2x b2y, तो मेरी वेरिएबल वाली टर्म कितनी है, इतनी ही है। तो मेरी वेरिएबल वाली टर्म क्या बनेगी, a1 a2 b1, कोएफिशिएंट वाली मतलब b1 b2, और मुझे ढूंढना क्या है, मुझे ढूंढना है x और y, और ये c1 और c2 कांस्टेंट ही है ना, यहाँ पे 0 है, लेकिन ये इस साइड जाएंगे तो कांस्टेंट होंगे, तो यहाँ पर मैं बोल दूंगा -c1 एंड -c2, खत्म। यही पूछा था, उसमें वो कांस्टेंट टर्म आएगी ना? हाँ, मतलब अगर यहाँ पे ये कांस्टेंट टर्म यहाँ आ जाएगी अगर मैंने 0 रखा है। अब समझ गए? ओके, अच्छा, अब कहने का मीनिंग है कि ये तो हमने कर लिया, तो हमने क्या किया एग्जैक्टली, मेरे पास a है, मेरे पास x है, और मेरे पास एक पर्टिकुलरली b है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि हम ax इज इक्वल्स टू b लिख सकते हैं।
a इंटू एक्स इज इक्वल्स टू बी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन है b के साथ। अच्छा, अब क्या करें? तो अब मुझे तो x ढूंढना है, मुझे क्या ढूंढना है? x। तो x मतलब x y z होगा, तो x इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखो अब डायरेक्टली हम ऐसे तो नहीं ले जा सकते a को, तो हम क्या कर सकते हैं, जो भी हम अभी तक कर रहे थे वो क्या, a इनवर्स से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो a इनवर्स a x, a इनवर्स b, दिस ये क्या हो जाएगा? बातें मनी कर रहे हैं, ये हो जाएगा i, ये हो जाएगा x एंड दिस इज a इनवर्स b, i इंटू एक्स एक्स, a इनवर्स b। तो मुझे x तो मिल गया, यही चाहिए था मुझे। मतलब अगर मुझे x ढूंढना है तो मुझे ये करना पड़ेगा, क्या? a इनवर्स इंटू b। अब ये a इनवर्स का फॉर्मूला तो लास्ट एक्सरसाइज में हमने देखा, क्या था वो? 1 अपॉन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट a एंड एडजॉइंट ऑफ a इनटू क्या है? b। ये मेरा a इनवर्स है और ये मेरा b है। अंडरस्टूड? ओके, तो हमें x ढूंढने के लिए ये करना पड़ेगा, ये कर लिया तो मेरा आंसर आ गया। दैट्स इट। ओके, नाउ 3 केस यहाँ पे बन सकते हैं, ये जो मैंने बोला ना कि अभी बताता हूँ, वो यहाँ पर बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं? पहला केस कि ये जो डिटरमिनेंट ऑफ a है इज इक्वल्स टू क्या है? इज इक्वल्स टू 0, मतलब कौन सा मैट्रिक्स होगा? सिंगुलर। तो अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, ओके, यहाँ पर चलो पहले नॉन जीरो लेते हैं तो हमारा इजी हो जाए। नॉन जीरो है तो मतलब नॉन जीरो है, कोई वैल्यू होगी, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी वैल्यू होगी, तो मुझे ये पूरा a इनवर्स मिलेगा, उसका मल्टीप्लाई मैं कर दूंगा b के साथ, तो मुझे x मिल गया, बात खत्म। ओके, तो ये मुझे एक यूनिक सॉल्यूशन देना। कौन सा सॉल्यूशन? यूनिक, मतलब ये एक्स वाई जेड है, वो एक्स वाई जेड की एक ही वैल्यू होगी। कौन सी? ये जो आंसर आएगा वो। सो अगर ऐसा केस है, दैट विल गिव मी यूनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट और क्या पॉसिबिलिटी है कि डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल्स टू क्या हो जाए? 0। अगर डिटरमिनेंट ऑफ a 0 हो गया, चलो मान लो कि ये डिटरमिनेंट ऑफ a 0 है, उसको मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। डिटरमिनेंट ऑफ a x इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू b। अभी अगर मैं बोलूं कि डिटरमिनेंट ऑफ a क्या है? 0। ये अगर 0 है, ये अगर 0 है तो 0 किसी के भी साथ मल्टीप्लाई होगा, आंसर क्या हो जाएगा? 0। अच्छा, अब चलो मान लो कि अगर ये 0 है, मतलब क्या होगा? या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। अगर LHS में 0 है तो यहाँ RHS में भी दोनों में से एक 0 होगा, तभी तो वहां 0 बनेगा। अंडरस्टूड? तो या तो एडजॉइंट ऑफ a 0 होगा या तो 0 नहीं होगा। मान लो कि एडजॉइंट ऑफ a क्या आया? 0। एडजॉइंट ऑफ a क्या आया? 0। अगर एडजॉइंट ऑफ a 0 आया तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ये पूरी वैल्यू अगर 0 हो गई, ओके, तो फिर इसका कोई आंसर ही नहीं आया। डन? ओके। और एडजॉइंट ऑफ a 0 नहीं आया, अगर एडजॉइंट ऑफ a 0 नहीं आया तो क्या होगा? तो b को 0 होना पड़ेगा। डन? तो b को 0 होना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लो कि मेरे पास एडजॉइंट ऑफ a भी 0 नहीं है और b भी 0 नहीं है, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। ऐसा हो ही नहीं सकता ना। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भाई यहाँ पे 0 है, LHS में 0 है, तो या तो तुम्हारा ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, दोनों 0 है ही नहीं, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर ऐसा केस आ गया, कैसा? ऐसा केस आ गया कि एडजॉइंट a भी 0 नहीं है, b भी 0 नहीं है, तो ये तो फिर 0 कैसे आएगा? तो ऐसी कंडीशन आ गई, तो वो कंडीशन मुझे देगी क्या? नो सॉल्यूशन। क्या देगी? नो सॉल्यूशन। इसमें हमें कोई सॉल्यूशन मिलेगा नहीं। सर अगर वही x वाले में a डिटरमिनेंट 0 और b 0 है तो डिटरमिनेंट ऑफ a 0 है और b 0 वो b 0 है, तो LHS इज इक्वल्स टू RHS में तो 0 हो गया। वो तो कट जाएगा। हाँ, मतलब कट जाएगा, ऐसे 0 को काटेंगे नहीं हम, बट LHS इज इक्वल्स टू RHS हो गया ना, 0 इज इक्वल्स टू 0 हो गया। ओके, सो यहाँ पे आएगा नो सॉल्यूशन, और ये जो नो सॉल्यूशन है उसी को बोलते हैं इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं?
इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। तो ये आया, उसको क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। इसको क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन में एक और है, कौन सा? जैसे कि अगर मेरा डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है, अगर मेरा ये 0 है, ये अगर 0 है, तो x, मेरा जो x है वो कोई भी नंबर आ सकता है, एनी नंबर आ सकता है ना। क्यों? क्योंकि एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल्स टू 0, राइट? एनी नंबर, एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 विल बी 0। तो अगर मैं ये 0 ले रहा हूं तो ये x क्या हो जाएगा? एनी नंबर, कोई भी हो सकता है ना x, तो क्योंकि कुछ भी हो वहां पे, 0 भी हो, हमें क्या, कुछ भी हो वहां पर, लेकिन 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, आंसर आएगा 0। तो यहाँ पे क्या आ जा रहा है? x एनी नंबर, 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। मतलब कितने सॉल्यूशन मिलेंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। सो जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिले, सॉल्यूशन तो मिला है, यहां पर यूनिक सॉल्यूशन है एक, यहां पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, मतलब एक से ज्यादा सॉल्यूशन है, और यहां पर नो सॉल्यूशन है। तो ये दो केस को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट क्यों? कंसिस्टेंट क्योंकि सॉल्यूशन मिल रहा है इसलिए कंसिस्टेंट। अगर सॉल्यूशन नहीं मिले तो इनकंसिस्टेंट। समझ में आ गया? पक्का? अगर फाइनली तो हमारे पास क्या है, हमें तो इससे मतलब है। अब ये ढूंढने के लिए हमारा फॉर्मूला ये है, इतना गंदा हो गया है, अच्छा, हमारा फॉर्मूला ये है। अब इसमें अगर ये 0 हो गया तो बात ही खत्म, तो वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 नहीं है तो मुझे यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। अगर वो 0 है तो भी पॉसिबिलिटी है कि सॉल्यूशन मिले, लेकिन इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। कब इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे? जब ये 0 है और x क्या है? कोई भी नंबर। ओके, तो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और दूसरा केस क्या हो सकता है कि ये भी 0 ना हो। अभी जैसे मैंने बोला ना कि ये 0 है, तो LHS इज इक्वल्स टू RHS लगाने के लिए या तो ये 0 होना चाहिए या तो ये 0 होना चाहिए, तभी LHS इज इक्वल्स टू RHS होगा। ये 0 हो गया, चलो मान लिया, ठीक। अगर ये 0 हो गया, चलो मान लो, वो भी ठीक है। लेकिन दोनों में से एक भी 0 है ही नहीं, तो LHS इज इक्वल्स टू RHS होगा नहीं, क्योंकि यहाँ तो 0 है लेकिन इस साइड 0 है ही नहीं, तब हमें कोई सॉल्यूशन मिलेगा नहीं। तो नो सॉल्यूशन एंड दैट इज इनकंसिस्टेंट। डन? दिस इज द कंसेप्ट। ओके, सो देखो कंसिस्टेंट सिस्टम अब पढ़ते हैं। अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट्स सॉल्यूशन वन और मोर एग्जिस्ट। एक सॉल्यूशन है, एक से ज्यादा है तो कंसिस्टेंट। एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या? कि इफ इट्स सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। मैथमेटिकली भी कैसे एग्जिस्ट और कैसे डज नॉट एग्जिस्ट पता चल गया? पक्का? ओके, नोट देखते हैं। नोट देखने से पहले ये हम 10th में भी देखे थे, याद हो तो, 3rd 4th चैप्टर, कोएफिशिएंट निकालते थे हम। a1 by a2 should not be equals to b1 by b2। यूनिक सॉल्यूशन, देन ओवरलैपिंग सॉल्यूशन आता था, मतलब क्या, एक से ज्यादा सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब ओवरलैपिंग, ओके, एक के ऊपर एक। और जब पैरेलल लाइन हो तो नो सॉल्यूशन, तो जब इंटरसेक्टिंग लाइन हो तो यूनिक सॉल्यूशन, ओके। पैरेलल हो तो नो सॉल्यूशन, और ओवरलैपिंग हो, एक के ऊपर ही दूसरी लाइन हो तो इनफाइनाइट। वही है ये वही है। चलो, in this chapter we restrict ourselves to the system of linear equation having unique solution only। हम किसकी बात करने वाले हैं? सिर्फ और सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन। ये तो मैंने तुम्हें बता दिया कि क्या हो सकता है, हम इनफाइनाइट की भी बात करने वाले नहीं हैं, सिर्फ यूनिक। हाँ, देखो ये जो हमने वो बताया है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर है तो ए इनवर्स निकलेगा, तो ए इनवर्स हमने फाइंड कर लिया। अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है मतलब इक्वल टू 0 है, तो फिर इनकंसिस्टेंट मिलेगा कि भाई adjoint A into B is not equals to 0, then solution does not exist, क्योंकि दो में से एक तो 0 होना ही पड़ेगा, ओके। And if it is 0, then system may be either consistent or inconsistent according to the system have either infinitely many solutions or no solutions।
दोनों में से कुछ भी हो सकता है। नो सॉल्यूशन कब? जब ये भी जीरो नहीं है, ये भी जीरो नहीं है, तब दोनों जीरो नॉन जीरो है। ओके, लेकिन दोनों में से एक भी जीरो हो सकता हो तो हमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। दैट्स इट, ये कंसेप्ट था। अंडरस्टूड? पक्का समझ में आ गया? अब इसी को सपोज, चलो मैं तुम्हें एग्जांपल थ्रू बता देता हूँ।